जय बजरंगबली दोस्तों, वेलकम बैक टू द रैंक होल्डर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3 of 10th class, that is pair of linear equations in two variables as per the CBSE pattern. 10th class chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एज पर द सीबीएसई पैटर्न, यानी कि सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें. ठीक है, अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. राइट, पेयर यानी कि दो इक्वेशंस होंगी, हमेशा क्या होगा, पेयर होगा. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. राइट, अब देखो हमेशा की तरह जिस तरीके से हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नाम होता है उसका मतलब एक बार हम समझते हैं, तो इसका मतलब भी हम समझेंगे एक बार कि लीनियर इक्वेशंस का बेसिकली मतलब क्या होता है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस जनरली क्या होती है मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, वैसे तो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. लीनियर इक्वेशंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, EQNS. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है. जहां पर वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है. आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एक 5x प्लस 2z प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन हो वहां पर वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है, राइट. एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम इन इक्वेशंस का. ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है, ये भी मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर देखो कितनी 1 है, यहाँ पर भी पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर भी पावर कितनी 1 है. यानी कि बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल्स की वो कितनी है, 1 है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन और ये भी लीनियर इक्वेशन है. अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई. तो जहां पर भी आपको 2 दिख जाए वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है, और जहां पर पावर 1 दिखे वो सारी कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन. अब थोड़ा डीपली अगर हम इन लीनियर इक्वेशंस को देखें तो इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 वेरिएबल है. नीचे वाली लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, x z और n. थर्ड इक्वेशन में देखें तो x y और z, इसमें भी 3 वेरिएबल है. और इसमें अगर देखें तो ये इसमें कितने वेरिएबल हैं, ये तो खैर ये लीनियर है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y. ठीक है, अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं, अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि मान लो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 4x प्लस 6x प्लस 9x इज इक्वल टू 0. तो इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है. ठीक है, ऐसे काउंट मत करना 1 2 3, इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे, देखो x सेम कोफिशिएंट यानी कि सेम नंबर है. ठीक है, x सभी के पास x है तो ऐड कर देंगे इनको. ऐड करने के बाद कितना मिल जाएगा, 9 और 6 हमें कितना मिल जाएगा, 15 और 4 19x इज इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली यहाँ पर जो वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा. राइट, तो अब चैप्टर का नाम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यानी कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल हो, 2 से ज्यादा वेरिएबल ना हो. तो जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं बच्चों, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर इंटीजर्स, राइट. तो ये हमारी होती है जनरल फॉर्म एक लीनियर इक्वेशन की जिसके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, दैट इज x एंड y.
ए बी सी क्या है, इंटीजर्स है। अगर मैं आपसे बोलूँ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, राइट। तो वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है थ्री वेरिएबल्स की। बट बेसिकली आपको चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन जिसके पास टू वेरिएबल्स हो उसी के बारे में स्टडी करना है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है एज पर द सीबीएसई पैटर्न। देखो चैप्टर के नाम का मतलब पता चल गया। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। बेसिकली आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, टू इक्वेशंस गिवन होंगी और उन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना होगा और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अगर इक्वेशंस नहीं गिवन होगी तो एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी और इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पहले कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस में। उसके बाद आपको दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा और आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है और उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड हमें यूज करना है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। तो टू इक्वेशंस को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं जनरली। एक हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक हमारा होता है रिड्यूसिबल मेथड, राइट। ये चार मेथड बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इन चार मेथड का ही आपको यूज करना है दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, राइट। क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि आपको हमेशा दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी टू वेरिएबल्स वाली और उनको आपको हमेशा इस चैप्टर के अंदर मतलब बेसिकली आपको सोल्व करना है। तो देखिए डायरेक्टली बात करते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज की। इसके अंदर क्या गिवन है, देखो मैंने आपको बोला था अगर इक्वेशंस नहीं गिवन होगी तो आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, राइट। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको बेसिकली एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, यानी कि आपको दो इक्वेशंस बना के छोड़ देनी है, ठीक है। मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक एल्जेब्रिक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, राइट। तो इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को या तो आप एल्जेब्रिकली इक्वेशंस बना के छोड़ दो और आपको उसके बाद ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो देखो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था, यानी कि 7 साल पहले तुम जितने भी साल की थी मैं तुम्हारी एज का 7 times था। 7 साल पहले की बात कर रहा है आफ्ताब, राइट। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट आफ्ताब एंड सेकंड हिज डॉटर, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हमें दो वेरिएबल सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको बेसिकली एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है। लेट कर लो आप, लेट एक्स इज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, राइट, and y is the present age of his daughter, ठीक है। his मतलब आफ्ताब की डॉटर, राइट। तो x को हमने प्रेजेंट एज माना है आफ्ताब की और y जो प्रेजेंट एज है वो किसकी है, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है 7 years ago
मैं तुम्हारी एज का, अपनी बेटी से बात कर रहा है, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। अब 7 साल पहले, अब देखो प्रेजेंट एज अगर आफ्ताब की x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7 ही तो होगी ना। अगर कोई बच्चा अभी 8 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, वो 1 साल का ही तो होगा, है ना। 8 माइनस 7 कर दो, यानी कि किसी की भी 7 ईयर्स एगो की आपको एज निकालनी हो तो प्रेजेंट एज में से 7 आप माइनस कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आप देख लेते हैं, ठीक है, अभी इसको रहने दो। 7 ईयर्स एगो आफ्ताब्स एज वॉज कितनी रही होगी, x माइनस 7 ईयर्स, ठीक है, x माइनस 7 ईयर्स। एंड 7 ईयर्स एगो हिज डॉटर्स एज वॉज y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर आफ्ताब अभी x ईयर्स का है तो 7 ईयर्स एगो कितना होगा, x माइनस 7 का होगा। उसकी बेटी अगर y ईयर्स की है तो 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स की होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब टोल्ड हिज डॉटर दैट 7 ईयर्स एगो मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, राइट। तो अगर आफ्ताब 7 ईयर्स एगो इतने साल का था तो उसकी बेटी भी तो 7 ईयर्स एगो इतने साल होगी, लेकिन आफ्ताब उस टाइम पर उसकी बेटी का 7 टाइम्स था, तो उसकी बेटी की एज में 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 7y माइनस 49। इसको आप सोल्व करोगे तो x माइनस 7y यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। दिस माइनस 7 विल गेट ट्रांसपोज ओवर देयर एंड माइनस 49 प्लस 7 साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 7y, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्यों मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्यों बनाया इसको, मुझे क्यों पता चला कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन ही है ये, क्योंकि इसके अंदर हमेशा 2 इक्वेशन मिलेगी आपको, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको हमेशा लीनियर इक्वेशंस का पेयर मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकंड सिचुएशन इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सेकंड सिचुएशन गिवन है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब आफ्ताब बोल रहा है कि बेटा 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। आफ्ताब ने क्या बोला था पहले तो कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था, ठीक है, लेकिन 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। तो अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, ठीक है, 3 years लेटर आफ्ताब एज विल बी x plus 3 years, x plus 3 years, and 3 years later आफ्ताब्स डॉटर्स एज विल बी y plus 3 years, है ना भाई, यही तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि बेटा 3 साल बाद मेरी जो एज होगी ना वो तुम्हारी एज की 3 times होगी, यानी कि मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। सो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी x plus 3 is equals to 3y plus 9 एंड x माइनस 3y माइनस ये माइनस 3y क्यों हुआ, ट्रांसपोज हो गया, प्लस 3y ये ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 3y एंड माइनस ये आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 3y 6। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने 2 इक्वेशंस बना ली, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी है, देखो माइनस का साइन है, प्लस का साइन भी है एक्स के आगे, एक्स भी है, वेरिएबल्स वाई भी वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है, यानी कि माइनस 42 हमारा कांस्टेंट है, 7 भी है कांस्टेंट है, ठीक है। सेम यहाँ पर ये हो गई हमारी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, राइट।
अब इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप किस तरीके से करोगे, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन को लो, ग्राफ बनाना है आपको, सिंपल सी बात है, ग्राफ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। देखो किस तरीके से करोगे, ये हमने यहाँ पे ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए एक टेबल बनानी होगी पहले, जैसे कि 9th क्लास में आपने डिस्कस किया था। बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से आप एक टेबल बनाते थे, एक्स वाई, है ना। अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो इस इक्वेशन में, है ना। फॉर इक्वेशन वन के लिए बना रहा हूं मैं, तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। एंड यहाँ से आप इसे सोल्व करोगे ना, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6, यानी कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो, 0 6 हमारे पास एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये इस इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट। बेसिकली मैं फर्स्ट पॉइंट ही लेट करके चल रहा हूं इसको, राइट। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, देखो सोल्व करके देख लेते हैं, -42 माइनस 7y, ये 1 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -43 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड y की वैल्यू जो मुझे मिलेगी ना 43/7 मिलेगी। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कितना मिलेगा मुझे, अप्रोक्सीमेटली 6.1 मिलेगा मुझे, अप्रोक्स मैंने 6.1 ले लिया, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 6.1 मिलेगी, ठीक है। देयरफॉर सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर सेकंड पॉइंट मेरे पास हो जाएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट हो जाएगा 1 and 6.1, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट हो गया, राइट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए था ये, तो भाई मैंने ना फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए। अब इसी तरीके से आपको 2 पॉइंट निकालने हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, यानी कि सेकंड इक्वेशन क्या होती है, 4 इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए टेबल बना दो, इसके लिए टेबल बना दो, ये टेबल बना दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल x y, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखो सोल्व करके देखो, 0 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी -2, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू मिल रही है -2, है ना। तो मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल थर्ड पॉइंट में देखूँ तो देयरफॉर थर्ड पॉइंट या थर्ड कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूँ 0 -2, राइट। अगर मैं x के प्लेस पर, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x के प्लेस पर 1 पुट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड यू विल गेट, मैं फाइनली लिख रहा हूँ यहाँ पर कि y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, बेसिकली देखो 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5, है ना। तो आपको बेसिकली y की वैल्यू मिलेगी -5/3, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -5/3, ठीक है। फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो -5/3 है ना, तो आप इसको बोल सकते हो 1.6 बोल सकते हो। देयरफॉर फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारे पास, फोर्थ पॉइंट या फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, -1.6। ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको बेसिकली ना इन 4 पॉइंट्स को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रफ फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ, एक रफ फिगर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, देखो ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x डैश एक्सिस है और ये हमारा y डैश एक्सिस है, राइट, ठीक है। नीचे की तरफ y डैश एक्सिस होता है हमारा, देख सकते हो। दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। आप यहाँ पे प्लॉट कर दो 1 2 3 4 5 6,
अगर आप ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो डायरेक्ट आपको ग्राफ इजीली मिल जाएंगे। ग्राफ पे डायरेक्ट मतलब पॉइंट आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5, ठीक है, इस तरीके से। अब फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या था? 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। मिल गया हमें फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिख दो उसके ब्रैकेट में 0 6 लिख दिया मैंने। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है हमारा 1, 6.1, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6.1, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको बेसिकली पॉइंट? 6 यहाँ पर है, 6.1 ही है ना, हाँ 6.1 है। तो अगर यहाँ पर 6 है तो बेसिकली कहीं आपको थोड़ा सा ऊपर 6.1 मिलेगा यहाँ पर, और ये इस साइड मिलेगा आपको, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको ये पॉइंट, और मैं आपको लिख सकता हूँ 1, 6.1 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस लाइन को एक स्केल से, इस लाइन को एक, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को आप स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट लाइन एक स्केल से ड्रॉ कर दोगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। आप इस इक्वेशन पे एरो डाल के, इस ग्राफ पे एरो डाल के क्या लिख दोगे? जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो लिख दोगे आप, दैट इज x - 7y इज इक्वल्स टू -42, x - 7y इज इक्वल्स टू -42। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट प्लॉट करना होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? 0 -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये रहा 0 -2। फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है 1 एंड 1.6, -1.6, 1 एंड -1.6, -1.6 यहाँ पे कहीं पे होगा, इस तरीके से मैं रफ फिगर, ठीक है, 1 एंड -1.6, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसके लिए भी आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ठीक है, बिल्कुल सीधे ड्रॉ कर दोगे। अब इस पे आप एरो डाल के लिख दोगे सेकंड इक्वेशन जो हमारी x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये हो गया रिप्रेजेंट, हो गया रिप्रेजेंट, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ना यहाँ पर आपको स्केलिंग भी करनी होती है, स्केलिंग भी करनी होती है। अभी मैंने तो एक रफ फिगर लिया है, लेकिन आप जब ग्राफ पे देखोगे छोटे 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 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स, तो देख लेना कितने स्मॉल डिविजन्स को आपने 1 लेट किया है, ठीक है, कितने स्मॉल डिविजन्स को आपने 1 के इक्वल लेट किया है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? अलोंग एक्स एक्सिस जितने भी स्मॉल डिविजन्स होंगे, मान लो 5 स्मॉल डिविजन्स हैं, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 5 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1। अलोंग, ये तो वाई एक्सिस था, अलोंग एक्स एक्सिस कितने स्मॉल डिविजन्स में हमारा 1 है, वहां पर भी आप इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्केलिंग करनी है। स्केलिंग अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि बेटा जब ग्राफ आप देखोगे ना तो छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप काउंट कर लेना कितने स्मॉल डिविजन्स को आपने 1 लेट किया है। तो आप यहाँ पे लिख देना स्केलिंग, स्केलिंग आप लिख देना यहाँ पर, स्केलिंग, स्केल, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो मान लो कि 5 स्मॉल डिविजन्स को आपने 1 लेट किया, 5 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड अलोंग एक्स, अलोंग वाई एक्सिस की अगर बात की जाए, अलोंग वाई एक्सिस तो 5 स्मॉल डिवीजन जितने भी हो, मैं 5 ले रहा हूं यहाँ पर, जितने भी हो 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपने लेट किया है, 5 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तो मैंने 1 यहाँ पे लिखा है, इसलिए अगर मान लो आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 लेते हो, 0 के बाद डायरेक्ट 5 लेते हो, तो जितने भी स्मॉल डिविजन्स हैं उनको काउंट करो और उसको इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, 5 लिख दो। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब ग्राफ मैंने आपको एक ही समझा दिया, ठीक है, बाकी आगे के जो ग्राफ है वो आप खुद ड्रॉ करोगे। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। एक्सरसाइज 3.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या गिवन है देख लेते हैं यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है सेकंड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, ठीक है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स 6 बॉल्स इतने रुपए के। एक कोच ने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, इतने रुपए की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बैट है और एक बॉल है, तो आप लेट कर लो,
आप लेट कर लो कि जो बैट है उसका अमाउंट जो है एक बैट का, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज वाई, ठीक है। आप यहां पर भी ना ईयर्स लेट कर ले, ईयर्स लिख लेना। लेट एक्स ईयर्स इज द प्रेजेंटेज ऑफ रफ्तार बोल रहा हूं, सॉरी, एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स, और यहां पर वाई ईयर्स, यहां पर वाई ईयर्स लिख लेना, ठीक है, राइट। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू वाई रुपीज, हमने लेट कर लिया। एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स रुपीज है बेटा, तो दो बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 2x। थ्री बैट की कितनी होगी, 3x। इसी तरीके से कितने बैट खरीदे हैं कोच ने खरीदे हैं 3 बैट, ठीक है। 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 3x होगी, है ना। और कोच ने 6 बॉल्स भी तो खरीदी हैं। अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है बेटा, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6 बॉल की कॉस्ट होगी 6y, है ना। दोनों मिला के, यानी कि 3 बैट और 6 बॉल दोनों मिला करके कोच ने 3900 रुपीज की परचेज की है, राइट। दोनों मिलाकर के कोच ने 3900 रुपीज की परचेज की है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, लेटर सी बाइज अनदर बैट, थोड़ी देर बाद कोच ने एक और बैट खरीदा। यार एक बैट की तो x रुपीज ही है, एक बैट खरीदा उसने और 2 बॉल खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 1300 रुपए की। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता कि इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो तो क्वेश्चन फिनिश था हमारे यहाँ पर। लेकिन अगर बात की जाए कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली के लिए आपको सेम ग्राफ बनाना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली खत्म हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। अब देखो, आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम, जैसे हमने इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। जब इस वाली इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसमें आप देखोगे कि दोनों लाइन अलग अलग है। इसमें आप देखोगे दोनों लाइन क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप इसका ड्रॉ करोगे ना ग्राफ, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो बेटा दोनों लाइन ना एक दूसरे के ऊपर आएंगी, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि आप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे ना, तो एक लाइन अगर इस तरीके से आ रही है, तो दूसरी लाइन भी कहीं ना उसके ऊपर ही आएगी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आएगी दूसरी लाइन। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, उसके लिए कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे जाकर के हम सारी चीज डिस्कस करेंगे जब हम लाइंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप ये समझो, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 3 कॉमन ले लेते हैं। अच्छी बात है, 3 कॉमन ले लो, तो वो भी सेम इक्वेशन बन जाएगी। देखो जब आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, x + 2y = 1300। तो बेटा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपकी जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना, बिल्कुल एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जैक्टली आएगी, ठीक है। चलो यार इसका एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x + 6y = 3900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आप टेबल बना दो, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। आप टेबल बना दो इस तरीके से, x y, अगर x की वैल्यू, इफ x = 0, देन y क्या होगा हमारा, 3x + 6y = 3900। ये 0 हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर x की 0 होंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, + 6y = 3900। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 39 को 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 3900/6। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने में, 6 6 36, 650 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू को देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट इज 0650। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 650 मिल रही है, ठीक है। अब आप क्या करो, सेकंड केस में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है।
पर पुट तो आप कुछ भी, आप x की वैल्यू भी 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर आप y को 0 लेट करके चलोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। y के प्लेस पर अगर आप 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये 0 तो हटा ही दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है भाई, 0 हो जाएगा, प्लस में 0 तो 3x ही रहेगा, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिल जाएगी 1300 मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 1300 पे y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है। देयरफॉर सेकंड पॉइंट जो है हमारा ये आ गया, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1300 मिल रही है, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप x की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। आप फर्स्ट इक्वेशन में भी, जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया उसमें भी आप पुट करके देख सकते हो। एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार आप y की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन निकल जाता है इजी तरीके से। अब ये हमने पॉइंट बना ली है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन की, फॉर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। सेकंड इक्वेशन बच्चों मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। आप टेबल बना लो इसके लिए, x y, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे बच्चों, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 0 प्लस 2y 1300, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से निकलेगी बच्चों 650 निकल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6। देयरफॉर थर्ड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, थर्ड पॉइंट, ओवरऑल थर्ड पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 650, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, ठीक है, राइट। अब आप एक काम करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1300, यानी कि y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300। कोई डिफरेंस मिला आपको, आप ये देखो कुछ डिफरेंस मिला पहले और दूसरे। अब देयरफॉर फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चों, 1300 एंड 0, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब जब आप इसको ड्रॉ करोगे ग्राफ को, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को प्लॉट करोगे तो आपकी एक लाइन बन जाएगी, जो फर्स्ट पॉइंट है वही हमारा थर्ड पॉइंट है, देखो ध्यान से, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वही हमारा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। देखो सेकंड पॉइंट और हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी कि दोनों एक दूसरे पर, तो लाइन जो है ना आपकी एक स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन आपकी ड्रॉ होगी ग्राफ में। बेसिकली दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, ये एक मार्कर है और एक ये मेरे पास है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको एक नीचे वाला दिख ही नहीं रहा होगा, आपको सिर्फ एक ही मार्कर दिख रहा है, ऊपर वाला ब्लू वाला, क्यों। अब यहां पर आप बोलोगे सर एक ही मार्कर है, एक थोड़ी ना है, मेरे पास तो दो है, देखो देखो ध्यान से देखो, ठीक है, दो है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट है, इसलिए मुझे नीचे वाला मार्कर नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, मैं आपको रफली यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बेटा। जब आप इसका स्केल ले लेना आप यहाँ पर, अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर 0 650 1300 इतना, तो आप एक काम करना, आप 400 का गैप ले लेना, ठीक है, या 500 का ले लेना। ग्राफ पेपर पे तो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। तो मान लो जैसे ये मैं एक यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 0, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x डैश और यहाँ पर y डैश। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मान लो 650 का यहाँ पर है, ये मान लो मैंने 650 यहाँ पर मान लिया, ठीक है। x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0, 1300 मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया यार, ये लो, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से। भाई जो थर्ड पॉइंट होगा वो भी तो यही होगा सेम, और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो भी तो यही होगा बिल्कुल सेम। तो वो वाली लाइन भी तो हमारी यही बनेगी, देखो वो वाली लाइन भी तो हमारी, एक तो हमारी ये वाली लाइन थी, एक तो हमारी ये वाली लाइन बन गई थी, ठीक है भाई। वो वाली लाइन भी तो इसी के ऊपर आएगी एग्जैक्टली, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर की तो लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, है ना, राइट। समझ रहे होगे मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप यहां पर दोनों लाइंस आपस में क्या है, कोइंसिडेंट है, और दोनों का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब समझ के चलो। अब थर्ड क्वेश्चन किसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। देखो जो हल्के फुल्के क्वेश्चन है ना, उनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है
कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यार आप लेट कर लो, 1 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, x रुपीज़ है। 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, y रुपीज़ है। अगर 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट x रुपीज़ है बच्चों, देख लो यार यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, देख लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, लेकिन आदत अपनी ऐसी बनाओ ना कि हल्के फुल्के क्वेश्चन हमें ज़्यादा टाइम उन पर वेस्ट करना ही ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं फिर एक चैप्टर के ना। तो आदत ऐसी डालो कि हल्के फुल्के क्वेश्चन हमें डिस्कस ही ना करने पड़े, डायरेक्ट जो टारगेट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करें हम। अब देखो, लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज ₹X। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 किलो एप्पल x रुपीज का है तो 2 किलो एप्पल 2x का ही तो होगा ना। और 1 किलो ग्रेप्स अगर y रुपीज का है तो यार 1 किलो तो y रुपीज का ही होगा, क्योंकि 1 किलो ही खरीदा है उसने। दोनों चीज साथ खरीदे और कितने रुपए पे किए हैं, 160 रुपये पे किए हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड थिंग, जो सेकंड सिचुएशन हमारी क्या है, देखो, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ एप्पल्स इज ₹300। 4 kg एप्पल्स, 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स दोनों कितने की खरीदे उसने, एक महीने बाद 300 रुपये की खरीदी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। एल्जेब्रिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन आप टेबल बना लेना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकाल लेना, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेना, वहां से 2 पॉइंट निकाल लेना और चारों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देना बच्चों। करना उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, करना इसी तरीके से। पॉइंट्स लिखना मत भूलना, ठीक है, पॉइंट्स लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। और जिस इक्वेशन का ग्राफ हो उस इक्वेशन का यहाँ पे लिख देना नाम इस तरीके से। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है उसमें तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो बच्चों एक काम करना, इसको आप इस पॉइंट को लिख देना आप 0650, इस पॉइंट को लिख देना 1300 0, ठीक है। और इसी पे एक बार एरो डाल के आप ऊपर वाली इक्वेशन लिख देना 3x + 6y = 3900, ठीक है। और इसी पे दोबारा एरो डाल के आप क्या लिख देना, x + 2y = 1300, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों लाइंस का ग्राफ यही होगा बच्चों, और दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो यही हमारा 3.1 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है चारों मेथड जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये तो हमारा एक बेसिकली आज हमने इस पार्ट में इंट्रोडक्शन सीखा है और ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है और एल्जेब्रिकली किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो सीखा है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4 मेथड्स की जो मैंने बात की थी, 1 बाय 1 एक एक मेथड को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखते रहना वीडियो, कनेक्ट करते रहना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।